गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है प्रकाश। लेसन नंबर 10 है अपने, 9 है, प्रकाश, लाइट। ये आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके पोर्शन से पहला चैप्टर है लाइट, प्रकाश। उसको आज अपन स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं अपने जो प्रकाश है उस प्रकाश की सामान्य विशेषताएं, सामान्य गुणों के बारे में। तो अपन सबसे पहले यहाँ चर्चा करते हैं आज अपन प्रकाश के सामान्य गुण, प्रकाश के सामान्य गुण, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं उसकी विशेषताएं। देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है और आप 6, 7, 8 क्लास के पढ़ के आ रहे हैं कि जो प्रकाश होता है वो हमारी पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य जो स्रोत है वो है सूर्य। पृथ्वी पर जो प्रकाश का मुख्य स्रोत है वो आपके क्या है बच्चों? वो है सूर्य। तो अपन लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। कहने का मतलब जितना भी प्रकाश है, जिस भी रूप में प्रकाश ऊर्जा उपस्थित है उसका मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो प्रकाश ऊर्जा विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में परिवर्तित हो जाती है। वही ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदलती है, वही जैव ऊर्जा में बदलती है, और वही ऊर्जा जो आपके होती है प्रकाश ऊर्जा, वही आपके विकिरण ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि पृथ्वी का मुख्य स्रोत है वो है सूर्य। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, वो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है। जैसे ही प्रकाश कम हो जाता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देना बंद हो जाती हैं। कहने का मतलब जब अंधेरा हो जाता है, प्रकाश की कमी हो जाती है, तो उस स्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देना बंद हो जाती हैं। अब हम बात करें कि ऐसा होता क्यों है, तो जनरली ये होता है कि जब प्रकाश होता है, जो प्रकाश किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, जब किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद उस वस्तु से टकराकर वो प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, और आंखों पर पहुंचने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के जो रेटिना वाला भाग होता है, आंखों के रेटिना वाले भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ जो रेटिना होता है, उस रेटिना के पीछे जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं, वो दृष्टि तंत्रिकाएं उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और मस्तिष्क में उस प्रतिबिंब का विश्लेषण करके उसका प्रतिबिंब तैयार होता है। तो इस प्रकार से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब जब किसी वस्तु के ऊपर यदि प्रकाश नहीं गिरता है तो उस स्थिति के अंदर हमारी आंखों तक जो प्रकाश का परावर्तन होकर हमारी आंखों तक वो नहीं पहुंच पाता है, और जब आंखों पर नहीं पहुंच पाता है, रेटिना पर वो जो प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें कोई वस्तु दिखाई देगी या नहीं देगी, ये निर्भर करेगा प्रकाश की मात्रा पे, प्रकाश पे। यदि प्रकाश होगा तो वो प्रकाश उस वस्तु से टकराएगा, और टकराने के बाद वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा, जिससे हमें वो वस्तु दिखाई देगी। और यदि प्रकाश टकरा कर आंखों तक नहीं पहुंचेगा तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही यही कारण होता है कि रात के समय हमें वस्तुएं अंधेरे में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, प्रकाश उससे टकरा के हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता है और हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें जो भी वस्तु दिखाई देती है वो प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है, और किस प्रकार से देती है उसको अपन यहाँ लिख लेते हैं। प्रकाश किरणें वस्तु से टकरा के हमारी आंखों के रेटिना तक पहुंचती है,
जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जो दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। देखो बच्चों, हमें वस्तु क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश उस वस्तु से टकराता है, वह प्रकाश परावर्तित होता है, हमारी आंखों की रेटिना तक पहुंचता है और रेटिना पर जो दृक तंत्रिकाएं होती हैं वो उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचा देती है और हमें वो वस्तु दिखाई दे जाती है। यदि इसकी पहली स्टेप प्रकाश का वस्तु से टकराकर आंखों तक पहुंचना यदि नहीं होता है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो यही कारण होता है कि अंधकार में जब प्रकाश नहीं होता है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। आगे अपन चर्चा करते हैं कि कोई वस्तु है, उसका जो रंग है वो रंग अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का रंग अलग अलग दिखाई देता है। जैसे आपको पता है कि कोई वस्तुएं लाल रंग की होती है, कोई पीले रंग की होती है, कोई हरे रंग की होती है। तो ये लाल, हरा, पीला हमें दिखाई किस प्रकार से देता है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जनरली होता यह है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है या जो साधारण प्रकाश होता है उसमें प्रकाश के 7 रंग होते हैं और 7 रंग होने के कारण ही वो हमें श्वेत रंग का दिखाई देता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और उससे हमें श्वेत रंग का दिखाई देता है। जब ये प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, वस्तु पर आपतित होता है, तो वस्तु क्या करती है, उसमें से अधिकांश सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और केवल एक प्रकाश का जो रंग है उस प्रकाश को परावर्तित कर देती है। वो वस्तु जिस प्रकार के प्रकाश का परावर्तित करती है वो उसी रंग की दिखाई देती है और जितने भी रंग हैं उन सबको वो अवशोषित कर लेगी और केवल जिस रंग को वो परावर्तित करेगी वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। हम ये कह सकते हैं कि वस्तु के ऊपर जब प्रकाश गिरता है तो प्रकाश जिस प्रकार का प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर आता है, उससे लौटकर आता है, वो वस्तु उसी प्रकार के प्रकाश की, उसी प्रकार के रंग की दिखाई देती है। अपन यहां लिख सकते हैं कि जब वस्तु पर श्वेत प्रकाश गिरता है तो वह वस्तु प्रकाश के विभिन्न रंगों को अवशोषित कर लेती है और जिस रंग के प्रकाश को वह उत्सर्जित करती है वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। देखो बच्चों, यदि कोई वस्तु लाल प्रकाश को परावर्तित कर देती है, उत्सर्जित कर देती है, श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर गिर रहा है और वह क्या करती है, केवल लाल प्रकाश को परावर्तित करती है तो वो वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई देती है। यदि वो वस्तु ही हरे प्रकाश को परावर्तित करे तो वस्तु हमें हरे रंग की दिखाई देगी और वही अगर वस्तु अगर पीले रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करेगी तो वो पीले रंग की दिखाई देगी। तो हम यह कह सकते हैं कि जो वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। तो इसे समझ लेना आप अच्छे से कि प्रकाश की श्वेत जो सभी प्रकाश की तरंग
प्रकाश सभी सातों रंग का जो प्रकाश होता है जिसे श्वेत प्रकाश बोलते हैं वो वस्तु पे आपतित होता है, और वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देने लगती है। अब हम आगे बात करते हैं कि यदि वस्तु सातों रंग के प्रकाश को ही अवशोषित कर ले, जब वस्तु पे श्वेत प्रकाश गिर रहा है तो उसमें 7 रंग होते हैं, और अगर वो सारे प्रकाश को अवशोषित कर ले, उत्सर्जित किसी भी प्रकार के प्रकाश को नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में वो काली दिखाई देगी। और यदि इसका जस्ट अपोजिट हो कि वो वस्तु सारे प्रकाश को ही परावर्तित कर दे, यदि उस पर गिरा जैसा भी प्रकाश गिरा है, जितना भी श्वेत प्रकाश गिरा है उसको उतने की उतने ही उत्सर्जित कर दे, सभी प्रकाश किरणों को उत्सर्जित कर दे, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो वस्तु आपको श्वेत रंग की दिखाई देगी। तो इन दो चीजों को अपन नोट कर लेते हैं। यदि वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है, यदि वह वस्तु आपके सभी प्रकाश के रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वो कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। और यदि वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को उत्सर्जित कर देती है, यदि वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को उत्सर्जित कर देती है तो वह श्वेत रंग की दिखाई देती है। देखो बच्चों ध्यान रखना, यदि वस्तु सभी रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तो वो काली दिखाई देगी, और यदि वह वस्तु सभी प्रकाश के रंगों को उत्सर्जित कर देती है तो वो कैसी दिखाई देगी? वो आपके श्वेत रंग की दिखाई देगी। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, ये अपन ने चर्चा की है यहाँ कि प्रकाश के जो सामान्य गुण हैं उनकी अपन ने चर्चा की है। कुछ और गुण है उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। प्रकाश, यदि यही वस्तुएं जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, किसी वस्तु के अंदर से यदि जो प्रकाश है वो बिना परिवर्तन के ना तो उत्सर्जित होता है और ना क्या होता है, अवशोषित होता है, अर्थात सीधा ही अगर किसी वस्तु से गुजर जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु होती है वो वस्तु हमें पारदर्शी दिखाई देती है। आगे अपन लिखते हैं कि यदि किसी वस्तु से प्रकाश सीधा ही गुजर जाता है, अर्थात ना तो उसका वस्तु के द्वारा अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन होता है, गुजर जाता है, तो वह वस्तु हमें पारदर्शी दिखाई देती है। पारदर्शी दिखाई देती है। जैसे जल होता है वो पारदर्शी होता है। अब ये पारदर्शी दिखने का कारण ये होता है कि जल में से जो प्रकाश होता है वो सारा का सारा गुजर जाता है। जल उसका ना तो अवशोषण करता है ना किसी रंग के प्रकाश का वो क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इस कारण जो प्रकाश है वो प्रकाश है वो पानी में से गुजर जाता है, और जिस कारण जो पानी होता है वो हमें श्वेत रंग का पारदर्शी रंग का दिखाई देता है। कहने का मतलब प्रकाश के सीधे गुजर जाने के कारण ही जो वस्तुएं होती हैं वो हमें पारदर्शी दिखाई देती हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं इसके गुणों की। तो आपने
6-7 क्लास में पढ़ा होगा कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गुजरता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गुजरता है, वो मुड़ता नहीं है किसी भी कोण से, सामान्य नियमों के तहत। सामान्यतः प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। देखो बच्चों, जो प्रकाश होता है वो सामान्यतः सीधी रेखा में गमन करता है। अपन को ध्यान रखना है कि आगे अपन पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। वहां पे प्रकाश किरणें मुड़ जाएगी, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में प्रकाश किरणें मुड़ती हैं। बाकी सामान्य स्थिति की यदि हम बात करें तो सामान्य स्थिति में जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं इसके अगले गुण के बारे में। तो प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उसके कणीय प्रकृति के द्वारा समझाए जाते हैं, और कुछ गुण होते हैं वो उसके तरंग प्रकृति के द्वारा समझाए जाते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो प्रकाश है वो कण और तरंग दोनों ही गुणों के अंदर पाया जाता है, दोनों ही प्रकार की प्रकाश की प्रकृति होती है। तो मैं इसको यहाँ नोट करता हूं कि प्रकाश के कुछ गुण कणीय प्रकृति व कुछ गुण तरंगीय प्रकृति के द्वारा समझाए जाते हैं। देखो बच्चों, प्रकाश के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कणीय प्रकृति के द्वारा, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो तरंगीय प्रकृति के द्वारा समझाए जाते हैं। इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने सबसे पहले इसके बारे में बताया कि जो प्रकाश होता है उस प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश कणीय प्रकृति और उसकी जो तरंगीय प्रकृति होती है उन दोनों प्रकृतियों को प्रदर्शित करता है। तो ये जो सबसे पहले बताया वो डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, वो कणीय प्रकृति में भी होता है और उसके तरंगीय प्रकृति में भी पाया जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि सर्वप्रथम डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के कण व तरंग दोनों प्रकृति होने का प्रमाण दिया, जिसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। देखो बच्चों, प्रकाश कण और तरंग दोनों प्रकृति का होता है, ये सबसे पहले डी ब्रोगली ने बताया, और इस सिद्धांत को उन्होंने द्वैत प्रकृति का सिद्धांत कहा कि प्रकाश कण और तरंग दोनों ही प्रकृति के अंदर पाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे कि कुछ गुण जैसे व्यतिकरण और जो विवर्तन होते हैं, ये गुण प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा समझाए जाते हैं, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव है या अन्य द्रव्यों के साथ जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, वो जो गुण होता है प्रकाश का, वो प्रकाश की कणीय प्रकृति के द्वारा समझाया जाता है। तो अपन यहां लिखते हैं कि व्यतिकरण व विवर्तन जैसे गुण प्रकाश की तरंग प्रकृति
प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा समझाए जाते हैं। देखो बच्चों, प्रकाश के दो गुण हैं, व्यतिकरण और विवर्तन। ये गुण प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा समझाए जाते हैं। और इसी प्रकार एक और दो गुण और हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और इसी के साथ एक और गुण है प्रकाश विद्युत प्रभाव व प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रियाएं। प्रकाश की कणीय प्रकृति द्वारा समझाए जाते हैं। अभी अपन ने बात की कि प्रकाश जो होता है वो द्वैत प्रकृति का होता है, वो कणीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है और वो तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। यहाँ पे अपन बात करें तो जो व्यतिकरण और जो विवर्तन की घटनाएं होती हैं, वो व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा समझाई जा सकती हैं, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश की द्रव्य के साथ जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं जो होती हैं वो प्रकाश की कणीय प्रकृति के द्वारा समझाई जा सकती है। इस प्रकार डी ब्रोगली ने कहा था कि जो प्रकाश होता है वो द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो इसे आप एक बार और देख लीजिए। यदि किसी वस्तु से प्रकाश सीधा गुजर जाता है तो वस्तु हमें पारदर्शी दिखाई देती है। प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सामान्य स्थितियों में प्रकाश के कुछ गुण होते हैं वो दो प्रकृति के द्वारा, कणीय प्रकृति के द्वारा और कुछ तरंगीय प्रकृति के द्वारा समझाए जाते हैं, जिसे प्रकाश का कौन सा प्रभाव कहते हैं? द्वैत प्रकृति का प्रभाव कहते हैं। ये सबसे पहले डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताया, और उन्होंने बताया कि जो व्यतिकरण और जो विवर्तन की घटनाएं होती हैं वो प्रकाश के तरंग प्रकृति के द्वारा समझाई जाती हैं, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है ये और प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रियाएं जो होती हैं ये प्रकाश की कणीय प्रकृति के द्वारा समझाई जाती हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करें, फिर अपन आगे चर्चा कर लेते हैं। चलो एक और चर्चा यही कर लेते हैं अपन कि यदि किसी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और जब प्रकाश गमन कर रहा होता है तो उस दौरान उसके माध्यम में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, उसके पथ में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसका छाया बन जाती है। किसी वस्तु की यदि प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बन जाती है। अब अपन यहाँ नोट करते हैं कि यदि प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बन जाती है। ध्यान रखना बच्चों, यदि प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बन जाएगी। अगर पारदर्शी वस्तु होती है तो प्रकाश उस वस्तु में से सीधा आर पार गुजर जाएगा और उसकी छाया नहीं बनेगी। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। ये बच्चों अपन ने देखा है प्रकाश के कुछ सामान्य गुणों की अपन ने यहाँ चर्चा की है। प्रकाश जो होता है वो द्वैत प्रकृति को रखता है। प्रकाश कोई वस्तु हमें किस प्रकार से दिखाई देती है, कब हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है, वस्तु का रंग अलग अलग प्रकार का किस प्रकार से दिखाई देता है, छाया कब बनती है,
और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या नहीं करता है, उसके बारे में अपन ने चर्चा यहाँ पे कर ली है। अब अपन देखते हैं आगे कुछ घटनाओं के बारे में, प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब वस्तु किसी पृष्ठ से टकराकर जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ से टकराकर क्या होती है, टकराने के बाद यदि परावर्तित हो जाती है तो उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसी सतह से प्रकाश के टकराकर परावर्तित होने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहां मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। किसी सतह से प्रकाश किरण का टकराकर परावर्तित होना ही, किसी सतह से प्रकाश किरण का टकराकर परावर्तित होना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो बच्चों, कोई भी सरफेस होती है, किसी भी सतह से यदि प्रकाश जब टकराता है तो टकराने के बाद वो क्या होता है, किसी भी दिशा के अंदर चला जाता है, परावर्तित हो जाता है, गुजर जाता है। ये जो घटना होती है उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब उसके गुजरने के हिसाब से, वस्तु से टकराने के आधार पे, सतह से टकराने के आधार पे जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन, और दूसरे प्रकार का जो परावर्तन होता है उसे बोलते हैं विसरित परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? किसी सतह से जब प्रकाश किरणें टकराती हैं तो टकराने के बाद किसी निश्चित दिशा के अंदर परावर्तित हो जाती हैं, ये घटना कहलाती है परावर्तन। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। हम बात करते हैं पहले नियमित परावर्तन की। तो देखो बच्चों, जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ से टकराता है, समतल सतह से टकराता है, तो उस समतल सतह से टकराने के बाद प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा के अंदर क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। निश्चित दिशा में जब प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं तो इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। किसी समतल पृष्ठ से जब प्रकाश टकराता है, और सामान्यतः वो जो सतह होती है वो कैसी होती है, चमकीली होती है। किसी समतल चमकीली पृष्ठ से या सतह से जब प्रकाश टकराएगा तो उस स्थिति में प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा के अंदर परावर्तित होती हैं, जिसे अपन बोलते हैं नियमित परावर्तन। तो अपन इसकी डेफिनेशन यहां नोट करते हैं। जब किसी समतल चमकीली सतह से प्रकाश टकराता है तो वह एक निश्चित दिशा में परावर्तित होता है, जिसे
जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। देखो बच्चों, जब प्रकाश किसी समतल चमकीली सतह से टकराता है, जब किसी समतल चमकीली सतह से प्रकाश टकराता है तो एक निश्चित दिशा में परावर्तित होता है, जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अब अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी एक पृष्ठ है, ये एक आपके सतह है, ये सतह आपके चमकीली है। जब हम चमकीली सतह बनाते हैं तो उसके एक पृष्ठ पे पॉलिश कर दी जाती है, और उस पॉलिश को हम जब कॉपी में या बोर्ड पे लिखते हैं, बनाते हैं, तो उसके नीचे इस प्रकार से लाइनें खींच के प्रदर्शित कर दिया जाता है। अब जब प्रकाश क्या होता है, इस सतह पे टकराएगा। अब प्रकाश जब टकराएगा तो उसकी एक किरणें तो होगी नहीं, उसकी जितनी भी किरणें आएगी वो यहाँ आई, उसके बाद ये टकरा के किधर चली गई, इधर चली गई। इधर से प्रकाश किरणें आई, टकरा के चली गई। अब एक और प्रकाश किरणें इधर से आई और ये यहाँ टकराई, टकराने के बाद किधर चली गई, इधर चली गई इसके समांतर। फिर एक और प्रकाश की किरण इधर से आई, वो यहाँ टकराई और किधर चली गई, इस साइड में इसके समानांतर चली गई। इस प्रकार से जितनी भी प्रकाश की किरणें आएगी वो एक नियत कोण से आएगी और नियत ही कोण से क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो प्रकाश किरणें एक सतह से टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में चली जाती है, उस प्रकार का जो परावर्तन होता है वो परावर्तन आपके कहलाता है कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन। तो ये आपके कौन सा परावर्तन हो गए बच्चों, ये है आपके नियमित परावर्तन, और ये हैं बच्चों आपके प्रकाश किरणें। ये प्रकाश किरणें निश्चित कोण से आ रही हैं और टकराने के बाद निश्चित दिशा के अंदर जा रही हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये जो सरफेस है, ये जो सतह है, वो आपके समतल पृष्ठ है, चमकीला पृष्ठ है, जिसके कारण जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो एक नियत कोण से निश्चित दिशा के अंदर जा रही है, और इसी घटना को अपन नियमित परावर्तन बोलते हैं। अब अपन देखते हैं दूसरे प्रकार के परावर्तन के बारे में। तो दूसरे प्रकार का परावर्तन है आपके विसरित परावर्तन। अब विसरित परावर्तन क्या होता है, देखो बच्चों, जब प्रकाश किसी टेढ़ी मेढ़ी सतह से, अर्थात जो जिगजैग पृष्ठ होती है, उस पृष्ठ से, उस सतह से जब टकराता है तो वो अनियमित दिशा के अंदर चला जाता है, निश्चित दिशा के अंदर वो प्रकाश नहीं जा पाता है। ये जो प्रकाश की घटना होती है उस घटना को बोलते हैं विसरित परावर्तन। इसमें तो क्या हो रहा है, समतल सतह से टकरा रहा है प्रकाश, और इसके अंदर एक टेढ़ी मेढ़ी सतह से प्रकाश टकराता है, जिगजैग वाली सतह होती है उससे प्रकाश टकराता है, तो एक निश्चित दिशा में ले जाकर यादृच्छिक रूप से इधर उधर चला जाता है। इसे बोलते हैं प्रकाश का विसरित परावर्तन। तो अपन इसको लिख लेते हैं, जब प्रकाश किसी टेढ़ी मेढ़ी सतह से टकराता है तो वह इधर उधर परावर्तित होता है, जिसे विसरित परावर्तन कहते हैं। देखो बच्चों, जब प्रकाश किसी टेढ़ी मेढ़ी सतह से टकराता है तो वो एक निश्चित दिशा में न जाकर इधर उधर परावर्तित हो जाता है, जिसे प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। इसको यदि हम डायग्राम बना के देखें तो अपन एक सतह बनाते हैं, वो सतह इस प्रकार से है। जब इस सतह से क्या होगा, प्रकाश किरणें आएगी तो वो निश्चित दिशा में नहीं जाएगी, ये प्रकाश किरण इधर चली जाएगी, इससे जो टकराएगी वो इधर चली गई, यहाँ जो टकराएगी वो इधर चली जाएगी। इस प्रकार से जो प्रकाश किरणें जिधर से आएगी
उन दोनों प्रकाश किरणों के मध्य क्या होगा, कोई निश्चित कोण नहीं होगा। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो विसरित परावर्तन होता है उसके अंदर गुजरने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, परावर्तित प्रकाश किरणें होती हैं, वो यादृच्छिक रूप से किसी भी कोण में किसी भी दिशा में चली जाती हैं। तो इसे अपन बोलते हैं विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। ये विसरित परावर्तन है बच्चों, और ये आपके हैं कौन सी, प्रकाश किरणें। ये किसी एक निश्चित दिशा में न जाके टेढ़ी मेढ़ी सतह से टकराने के कारण किसी भी दिशा में चली जाएगी। इसे अपन बोलते हैं विसरित परावर्तन। अब देखो बच्चों, अपन देखते हैं इनके इंपोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा। तो जहां पे प्रकाश की किरणें सीधी आ जाती हैं, जहां पे प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, सीधी आती हैं, वहां पे प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन अगर आप देखें कि दिन के समय कमरे के अंदर प्रकाश की किरणें सीधी नहीं आती हैं, अर्थात सूर्य से आने वाली किरणें हमारे कमरे के अंदर नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन फिर भी वहां पे प्रकाश रहता है। वहां पे प्रकाश इसी परावर्तन की घटना के परिणाम स्वरूप पहुंचता है, और ज्यादातर प्रकाश इस विसरित परावर्तन की घटना के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की प्रत्येक जगह पर दिन के समय में पहुंचता है। देखो, प्रकाश सूर्य का जो किरणें होती हैं वो सीधी नहीं पहुंचती हर जगह, लेकिन विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन, और विशेष रूप से उसमें विसरित परावर्तन के द्वारा ही जो प्रकाश किरणें होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होके किसी भी सतह से टकरा के विसरित होकर जो वस्तुएं होती हैं, जो कमरे होते हैं, जो भी जगह होती है उस जगह तक प्रकाश पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से सूर्य के प्रकाश का सभी जगह तक जो पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो परावर्तन के माध्यम से ही संपादित होती है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे स्टार्ट करेंगे। आज क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।